आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पेपर फर्स्ट के लिए और जो टॉपिक है दैट इज़ एनवायरनमेंट। मैं एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है फ्लाई ऐश, घरेलू वायु प्रदूषण और भोपाल गैस त्रासदी को। तो मैंने यहाँ पर सभी शॉर्ट नोट क्रिएट किए हैं और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया है। तो आप इसे अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि फ्लाई ऐश क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए, फ्लाई ऐश आपने इसका नाम सुना होगा। जो फ्लाई ऐश होती है ये कहाँ से उत्पन्न होती है? पहला पॉइंट, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जन इसका होता है। तो जहाँ पर यानी विद्युत उत्सर्जन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है वहाँ से फ्लाई ऐश का उत्सर्जन होता है। ये होता क्या है? ये सूक्ष्म पाउडर होता है या कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु के साथ उड़कर बहुत दूर तक फैलते हैं। तो अब इसमें याद रखना है कि कौन से कण होते हैं, किस चीज़ के कण होते हैं इसमें फ्लाई ऐश में। तो ध्यान रखिएगा, फ्लाई ऐश में एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के इसमें कण होते हैं और इसके साथ इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी गहरीली भारी धातु भी होती हैं। तो आप यही बेसिक इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसे अच्छे से याद रखिए कि इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है जो कि इसमें शामिल होते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी मैचिंग करके भी पूछा जा सकता है, केवल इसी पर क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जित होता है, सूक्ष्म पाउडर होता है, सूक्ष्म यानी हल्का होता है जिसकी वजह से ये वायु के साथ उड़कर बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। और इसमें जो कण होते हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातु भी होती है। तो अब देखिए, सीधी सी बात है, ये वायु के साथ उड़कर दूर तक पहुंचता है, हल्का होता है और हम सभी लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस वायु को ग्रहण भी करते हैं। तो वायु में उपस्थित ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं, हमारी सांस लेने के दौरान ये हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, जिसे क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो श्वसन होता है उसको बाधित करते हैं या फिर श्वसन रोग हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। आपको मालूम होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। और भी चीज़ें होती हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो इन सभी चीज़ों की पूर्ति जो पौधों की पत्तियां हैं उसमें नहीं हो पाती है। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इनके जो रंध्र होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बाधित होती है और क्या होता है, वायु की गुणवत्ता में ह्रास आता है। सीधी सी बात है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो जो वायु की क्वालिटी है उसमें कमी आएगी। इसके बाद इसे रोकने का एक तरीका होता है, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, उनके द्वारा इन कणों को क्या किया जाता है, रोका जाता है, वायु में मिलने से रोका जाता है। जैसे मान लीजिए ये चिमनी है, तो चिमनी में ये इसका ऊपर जो मुंह होता है वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज किया जाता है जिससे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स वहीं पर इकट्ठे हो जाएं। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से इनको रोका भी जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिए, बिकॉज इन्हीं को कैसी भी क्रम में अरेंज करके कैसे भी कोई क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स यानी निलंबित कणकीय पदार्थ, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में एसपीएम बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में वायु में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी वायु में शामिल हो जाते हैं, वायु में बने रहते हैं। तो ध्यान रखिए, एसपीएम में ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस भी होते हैं और निम्न वाष्प दाब वाले कण होते हैं। और ध्यान रखिए, इनका जो आकार होता है वो 0.01 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसमें जो
10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण होते हैं उन्हें पार्टिकुलेट मैटर्स यानी PM10 कहा जाता है, और जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं उन्हें PM2.5 कहा जाता है। और ये जो PM2.5 वाले कण होते हैं ये फेफड़ों में सांस के दौरान बहुत गहराई तक चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और इन कणों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। तो यहाँ तो थोड़ा आप जो साइज है इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझेंगे घरेलू वायु प्रदूषण के बारे में। WHO का मानना है कि इसके कारण प्रतिवर्ष 4.3 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। और घरेलू वायु प्रदूषण में लकड़ी, चारकोल, कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि परंपरागत ईंधनों को शामिल किया जाता है, क्योंकि लोग इन ईंधनों को जलाते हैं, जिस वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि जो इस तरह का ईंधन होता है केवल गांव में होता है, तो घरेलू वायु प्रदूषण केवल गांवों में ही होता है, ऐसा नहीं होता है। घरेलू वायु प्रदूषण दोनों तरह से होता है, दोनों जगह होता है, यानी शहरों में भी होता है, सिटीज़ में भी होता है, और दूसरा विलेजेस में भी होता है। देखिए, विलेजेस में तो कैसे हो गया, सीधी सी बात है, लकड़ी, चारकोल, कोयला, गोबर आदि के जलाने से होगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में यह प्रदूषण कैसे होता है, उनके जो शहरों में घर होते हैं वो छोटे छोटे से घर होते हैं, घरों में सही से वेंटिलेशन नहीं होता है, तो इस वजह से जो केमिकल उत्पाद होते हैं उनके घरों में, उनकी वजह से भी क्या होता है, कुछ प्रदूषण फैलता है। तो ध्यान रखिएगा, शहरों और गाँव दोनों जगह पर होता है। अब इसके बाद आगे समझते हैं कि घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत। देखिए, क्या लिखा है, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। तो ये ज़्यादातर शहरों में होता है, क्योंकि शहरों में लोग परफ्यूम, स्प्रे, जो उनका फर्नीचर पॉलिश होता है, एयर फ्रेशनर, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से भी घरेलू वायु प्रदूषण होता है, जो कि आँख, नाक, त्वचा में जलन करते हैं और सर में दर्द करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं उन्हें एलर्जी बड़ी जल्दी से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोडक्ट होते हैं जिसकी वजह से घरेलू वायु प्रदूषण होता है और ये समस्या होती है। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट है जैविक प्रदूषण। जैविक का मतलब जो बायोलॉजिकली नेचुरल टाइप में होते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है पौधों के परागकण, परजीवी, कीट, कवक, जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, और इनसे क्या होता है, इनसे एलर्जी होती है और संक्रमण जनित रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद देखिए रेडान। रेडान मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस होती है, जो कि फेफड़ों में कैंसर का कारण करती है, ये कारण बनती है। तो ध्यान रखिए, इनको ना आप सीधा सीधा सा याद कर लीजिए, बिकॉज आजकल मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको 2 साइडें दी जाती हैं, फिर मैच करना होता है। तो ऐसे ही पॉइंट रख दिए जाते हैं कि कुछ गैसें हो जाएंगी, उसके बाद उत्पन्न रोग हो सकते हैं या प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, तंबाकू के वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तंबाकू से क्या होता है, तंबाकू के धुएं से कैंसर कारक हानिकारक रसायन निकलते हैं, और ये आँख, नाक, कान में क्या करते हैं, जलन उत्पन्न भी करते हैं। इसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग जो तापरोधक फोम होती है, आजकल आप देखते हैं शहरों में लोग अच्छे अच्छे फोम्स का यूज़ करते हैं, जो कि उनको अच्छा सा आरामदायक होती हैं, कुछ भी समझिए। और जो कुछ कारपेट होती हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड से बनी होती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये भी आँख, नाक, कान में जलन करती हैं और एलर्जी उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी जो कि क्या थी, ये घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत थे। तो घरेलू वायु प्रदूषण केवल गाँव में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जैविक ईंधन है, जो परंपरागत ईंधन है, वो गांव में जलाया जाता है तो गांव में ही होगा, जबकि देखा जाए तो शहरों में ज़्यादा होता है, क्योंकि शहरों में स्पेस नहीं होता है, लोगों के घर में वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन उनके घरों में ऐसे प्रोडक्ट का यूज ज़्यादा होता है जो कि केमिकली होते हैं, जबकि गांव में क्या होता है, सब कुछ ओपन होता है। तो घरेलू वायु प्रदूषण दोनों जगह होता है। तो इन स्रोतों के बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे है भोपाल गैस त्रस्ती। इसके बारे में आपने सुना होगा, भोपाल गैस त्रस्ती के बारे में। ये वहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नामक कंपनी थी, जो कि कीटनाशक दवाओं को उत्पन्न करती थी। और 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में MIC जब जल टैंक में प्रवाहित हो गया था, तो उस समय क्या हुआ था, ये गैस
बाहर निकल गई थी, लीक हो गई थी, जिस वजह से वहाँ पर हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जो MIC है इसका मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। यह एक रंगहीन और आंसू उत्प्रेरक और ज्वलनशील जहरीली गैस होती है। इस गैस के निकलने से बहुत लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो मोस्टली एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो चुका है, बट कभी आपके किसी क्वेश्चन में कूट बना के कहीं रखा जा सकता है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लाइक दिस एंड शेयर दिस, और आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए।